नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के जीवन शैली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारे गुमनायक, आज़ादी के गुमनायक। आज हम ऐसे गुमनायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के पंजिया गांव के निवासी हैं, वीर फुनको, जिन्हें वीर फुनको कहा जाता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके परिजन, उनकी सबसे छोटी बेटी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, छुमा देवी। नमस्कार करती इसी विषय को लेकर के दूसरे शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं, वीर फुनको स्मारक समिति के प्रवक्ता एडवोकेट ध्वजवीर सिंह। हम सीधा वीर फुनको की छोटी बेटी छुमा देवी से जानना चाहते हैं कि आपका परिवार और आपके पिताजी के साथ का जो आपका अनुभव है, तो आप उसको ज़रा शेयर कर दीजिए कि कैसे कैसे आपका जीवन बीता अपने पिताजी के साथ। उनकी लड़की वो मेरे पिताजी हैं और हम उस टाइम छोटे थे। बड़े भाई, उनका नाम नहीं बताया, मोहनदास थे। 3 बेटे थे उनके, 1 लड़की थी, छोटी छोटी मैं हूँ। अब उस टाइम हमें कुछ पता नहीं था, ऐसे हमने सुना कहते कि वो गांधी जी के साथ रहते थे। जब उन्होंने संगठन किया होगा तो हमारे, फिर उसके बाद में हमने भी सुना कि यहाँ ऐसे ऐसे थे। वो बेचारे अब गुजर गए, मैं अकेली हूँ, मैं ही रह गई, एक लड़की उनकी बस। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई बहन थे। अच्छा, सरकारी नौकरी में लोग आपके भाई बहन? वो थे, एक था बेचारे वो मोहनदास, वो बिलोक में चपड़ासी था उनका। तो जब घर आते थे तो गांव में क्या बोलते थे लोग उनको? उन घर आते थे तो उनको नेताजी बोलते थे कि भाई ये वो है। उनके साथ रहे, संगठन जब किया था तो वहाँ रहते थे, तो सब लोग झंडा भी चढ़ाते थे गाँव, वहाँ पे नीचे, जब गाँव में नीचे आया ना, अच्छा। सैया में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ झंडा, कालसी भी झंडा चढ़ते थे। फिर बात करते थे, नेताजी को बहुत याद करते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फंक्शन होते थे उनमें वीर फुनको को लोग मुख्य अतिथि के तौर पर उनको बुलाया करते थे। बुलाया जाता क्षेत्र में था। उनका बड़ा नाम था, जैसे उनकी बेटी कह रही है। लेकिन वीर स्मारक फुनको स्मारक समिति के प्रवक्ता ध्वजवीर से भी जानना चाहते हैं कि ये ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि बहुत समय बाद पता चला कि जौनसार में एक ऐसा वीर नायक, गुमनाम नायक था जिन्होंने गांधी जी के आंदोलन में इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो क्या क्या परिस्थिति रही है, आपका क्या क्या अध्ययन उनके प्रति रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन देहरादून का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर, जो कि 24 जून सन 1967 को जनजातीय क्षेत्र घोषित हुआ, और वहां के रहने वाले वीर फुनको जी, जो ग्राम पंजिया खतबाना के निवासी थे, और सैया से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित गाँव है। और अगर हम बात करें उस दशक की, 1908 के दशक में उनका जन्म हुआ 10 अगस्त 1908 को, और बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। आप जान भी सकते हैं कि जौनसार बाबर की कैसी स्थिति है। और उस क्षेत्र से उस दौर में महात्मा गांधी जी के कहने पर जब उन्होंने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो और सत्याग्रह, तमाम जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने देश के अंदर चलाए, उन आंदोलनों में वीर फुनको जी ने सक्रियता के साथ काम भी किया और उन आंदोलनों में वो सक्रिय भी रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1941 में उनको अंग्रेज़ों ने जो DIR एक्ट के तहत धारा 38 और 34 के तहत उनके ऊपर बाकायदा मुकदमा कायम किया। उनको 3 माह की सज़ा दी गई और उनको 25 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी तय किया गया था। लेकिन उस समय, उस दौर में उनके पास वो पैसे नहीं थे, तो वो 25 रुपये नहीं दे पाए, तो इसके अतिरिक्त उनको 1 माह का और कारावास काटना पड़ा। हम कह सकते हैं कि हमारी भी कमी रही, जिन्होंने हमारे को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज आप देख सकते हैं उनकी पुत्री यहाँ पर है और किस हालात में है। तो ये देश के सच्चे सिपाही थे। हमें ये हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुषों को हमें आगे लाना चाहिए, उनका जन्मोत्सव या उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो समाज में बताने चाहिए। लेकिन ये बहुत समय बाद आप सब युवाओं ने उनके नाम पे वीर
फुनकु स्मारक समिति का गठन किया है, ये कैसा आइडिया आया है? और क्षेत्र में जैसे उनकी बेटी बता रही कि उनका बड़ा आदर हुआ करता था, लेकिन मीडिया में या समाज में आज उनके बारे में इतनी बड़ी चर्चा नहीं है जी जी। कि आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने एक आवाज़ सुनी गांधी जी की और फिर चल दिए, गांव छोड़ करके, घर बार छोड़ करके चल दिए। तो ऐसा क्या आप सब युवाओं के दिमाग में आया कि उनके नाम से कोई स्मारक समिति बनाया जाए? और स्मारक समिति क्या क्या काम करती है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे, और हम जब बचपन में छोटे होते थे तो उनके जब भाषण हम सुना करते थे तो उनके मुख से हमने उनका नाम सुना। फिर हम लोगों ने उनके बारे में खोजबीन शुरू करी कि फुनकु जी कौन थे। तो मैं आपको बताऊं, जौनसार बावर जन जागरूकता संस्था एक सैया में कार्यरत हैं, वर्तमान में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 2010 में सैया में ये शिवरात्रि के अवसर पर एक मेला आयोजित किया था, और उस मेले का नाम उन्होंने वीर फुनकु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वो मेले का आयोजन किया। उसमें उनके साथ उन्हीं के गांव के एक नज़दीक के अन्य व्यक्ति भी थे जिनका नाम कलीराम ककाड़ी था। ये दोनों ही ऐसे बिरले लोग थे जो कि उस दौर में आज़ादी के लिए लड़े। और हम लोगों के पास इतने अधिक संसाधन तो नहीं थे, लेकिन फिर हमने निर्णय किया कि हम एक समिति के माध्यम से फुनकु जी का एक स्मारक बनाएंगे, और उसके लिए जिस भी तरीके से हमारे पास संसाधन होंगे उनको हम जुटाने का काम करेंगे। तो हमने उसके बाद फुनकु जी के नाम से हमने ये स्मारक का गठन किया कालसी में, और निरंतर 10 अगस्त को हम वहाँ पर उनका जन्मोत्सव आयोजित करते आ रहे हैं। और इसी तरीके से आज जौनसार बावर का जो समस्त जनमानस है वो फुनकु जी के नाम से भली भांति परिचित हो रहा है, आज उनके योगदान से भली भांति परिचित हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि दूरदर्शन देहरादून के द्वारा ये जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है, इसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड तक ये बात जाएगी कि जौनसार बावर भी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ से ऐसे आज़ादी के महानायक पैदा हुए हैं। ये तो इस तरह की कि आज हम उनको याद कर रहे हैं, आप सारे नौजवान उससे जुड़े हुए हैं। थोड़ा उनकी बेटी की तरफ जाना चाहूँगा कि जब आपके पिताजी गांव आते थे, कितने दिन में आते थे, उनके साथ कौन कौन लोग आते थे? अगर आपको कोई याद है तो बता दीजिए सर। जब हम छोटे थे जी तो कालसी में झंडा चढ़ता था जी, गांव से नीचे आ रखे थे जी तो गांव में ज़्यादा नहीं रहे, उन्हीं के साथ रहे। जब आज़ादी हुई तो आ गई अपने घर को। मैं तो बहुत लास्ट की हूँ, छोटी छोटी। अच्छा। तो उसका मुझे ये नहीं है कि हम जब देखते थे तो कालसी में तहसील के पास झंडा चढ़ता था तो नेताजी कहते, मेरे पिताजी को नेताजी कहते थे कि आओ झंडा उतारो, फिर डोरी। हम छोटे छोटे होते थे तब खींचते थे वो डोरी। तो उनके साथ कोई और लोग भी थे? उनका बहुत नाम थे। अब तो उस टाइम ऐसा नहीं था जैसा आपने कर रखा है। उनके दोस्त कोई, उनका नाम भी होगा, उनके दोस्त कोई जिंदे हैं अभी? ना, वो तो मर गए। वो थे वकील साहब थे वहाँ के, और अरे पता नहीं कितने कितने आदमी है वहाँ हमारे वहाँ पे कालसी के। पर हम थे उस टाइम छोटे। जैसे कलीराम जी थे वैसे। हाँ वो तो थे ही, खैर वो तो आते ही थे, वो तो हमारे घर पे आते थे। ककाड़ी के वो थे, वो हमारे घर पे आते थे, मिलने के लिए आते थे। आओ नेताजी, बैठो नेताजी। हम और बहुत दिनों में मिले हम तो। उसके बाद वो मर गए तो आपको कोई सुविधा? माँ को जब पिताजी गुजर गए तो उनको बेचारी को पेंशन मिलती थी। हमें वो भी नहीं पता था कि पेंशन क्या होती है। अच्छा। जब हम अनपढ़ है, हमें कोई ये पता ही नहीं, किसी ने इसका गौर ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आपको कैसा लग रहा है कि आपके पिताजी को? हमको ऐसा लग रहा कि जब इन्होंने संगठन किया तो हमें भी अच्छा लग रहा कि अरे हमारे पिताजी तो बहुत बड़े महान थे। हम तो अनपढ़, हमें क्या पता, हमें तो ये पता ही नहीं। जब पढ़ाया फिर हमने भी अपने मेरी एक लड़की है, मेरे जो आई यही है, जब ये दिल्ली में नौकरी करते थे पता नहीं, तब इन्होंने बताया कि जैसे ही उधर को गया तो वहाँ दिल्ली देखा होगा, चौक पे देखा होगा हमारे पिताजी का नाम। कि हो मैंने तो ऐसी शादी कर रखी नहीं कि पिताजी तो बहुत ही बड़े नेता लोग हैं। और ये तो तब इन्होंने बताया कि अरे इसका तो कुछ करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही वो कर रहे हैं इनका। तो आज झंडा फहराने के लिए आपको बुलाता कोई गांव में? हाँ न, गांव में कोई नहीं बुलाता। ये बनाओ उनका क्या हम जाते हैं वहाँ पे, जैसे हम स्कूल में रहते हैं तो फिर वहाँ में प्रार्थना बोलते रहते हैं झंडे की। अच्छा, तो अब इसके बाद आपकी आजीविका कैसे चल रही है? क्योंकि आप तो स्वतंत्रता संग्राम फुनकु की बेटी हैं। है जी, पर जब हमें कुछ वो
कैसे चलाते हैं आप अपनी आजीविका? हम ऐसे ही चलाते हैं। फिर यहाँ से ये हुआ है राशन पानी, जैसे ये बच्चों को आगे से सरकार से हुआ है कि कहा कि भाई तुम खाना बना लो, मेरा पति गुजर गया। खाना बना लो, आप भोजन माता हैं? हाँ जी, तो खाना बना लो बोला, और आपको जो पता नहीं 200 मिलते थे, वो भी मेरे ढंग से ध्यान नहीं है कितने मिलते थे। ये स्मारक समिति बनाने का आपने बताया कि इस तरह से हुआ है, लेकिन आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं इसको लेकर के? पहले हमारे पास एक स्थल नहीं था, जगह नहीं थी, तो कालसी में जो ब्लॉक सभागार है वहाँ पर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फुनकू जी का जन्मोत्सव आयोजित करते थे। लेकिन उसके पश्चात हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पूर्ण वर्मा जी हैं, सचिव रणवीर सिंह जी हैं और शांति प्रकाश जी, ये तमाम जितने भी साथी लोग हैं, सब लोगों ने हमने आपस में कंट्रीब्यूशन किया और जनहित का कार्य था, तो लोगों से भी हमने आग्रह किया, गुजारिश की कि हम इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं तो हमें आपका सहयोग चाहिए। आज हमने कालसी के अंदर एक स्मारक बनाया है, उसमें हमको अन्य जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी हमको सहायता मिली और उसके द्वारा आज हमने एक अच्छा स्मारक स्थल वहाँ कालसी में बना रखा है। वहाँ पर हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम अवगत कराते हैं, कंप्यूटर के बारे में भी हम जानकारी देते हैं और उसके अलावा जैसे शिक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते रहते हैं, उसमें चाहे बालक हो या बालिकाएं हो और अन्य भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। अपने स्तर से जितना हमारे पास संसाधन है उस तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। आपको रोक रहा हूँ, उनकी बेटी के मन में कुछ बात आ रही है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। जब उनको ऑर्डर आया कि आप जेल जाएंगे, केस हुआ उन पे, तो उस समय आप कितने बड़े थे? ना उस टाइम नहीं थी मैं, उस समय उसमें आपका जन्म नहीं हुआ था? ना सुना आपने? हमने तो अपने पिताजी से सुना। ये जो आपने स्मारक समिति बनाई है, इसके साथ साथ आपने फुनकू पे काफ़ी अध्ययन किया है, कुछ और टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कुछ संवैधानिक चीज़ें हैं कि जो उनके साथ क्या क्या गुजरी है, वो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं जैसा कि अभी आपको पहले भी बता रहा था कि 13 जून को सन 1941 को उनको बांध बांटने की कहा गया, लेकिन उसके लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने माचिस की तीली लगा करके उसमें आग लगा दी। तो ये देख करके वहाँ पर जो अंग्रेज जेलर थे उन्होंने मतलब उनको 12 कोड़े की सजा दी और वो कोड़े जब उनके पीठ पर पड़े तो मृत्यु पर्यंत जब तक वो जीवित रहे तब तक वो उनके शरीर पे वो कोड़ों का निशान रहा। और 19 जुलाई सन 1941 में वो जेल से रिहा हुए और उसके बाद भी फिर वो अपने मूवमेंट में लगे रहे, वो किसी भी प्रकार से निष्क्रिय नहीं रहे, सक्रियता उनकी निरंतर जारी रही। और जैसा कि माताजी ने अभी कहा कि देश आज़ाद होने के बाद भी उन्होंने उनका जो काम करने का तरीका था वो उसको बरकरार रखते रहे। और मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री जब चक्राता के अंदर आते हैं, ये 1957 के दशक की बात है, तो वहाँ पर फुनकू जी नहीं पहुँच पाए थे, शायद संभवतः वो सैया से होते हुए जा रहे थे, हो सकता है रास्ते में पैदल जा रहे हों, तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी उनके लिए भेजी थी और दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर उनके लिए कोई मनाही नहीं थी, वो बेझिझक वहाँ पर जा सकते थे। उनको बकायदा ताम्र पत्र दिया हुआ था, पूरे देश भर में वो कहीं पर भी यात्रा कर सकते थे। उनके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था कि अगर हमने देश को आज़ाद कराया है तो हमें इसका ये प्रतिफल मिलना चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं कि देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस वक्त उनको वहां पर जमीन दी थी कालसी के अंदर, लेकिन वो भी उन्होंने सरकार को वापस कर दी कि आप इसमें भी कुछ सरकारी योजना के लिए अगर कुछ काम कर सकते हैं तो आप उसको कीजिए। अच्छा जी, पेंशन के लिए भी उन्होंने कई बार मना कर दिया था कि हमको नहीं चाहिए, हम देश के सच्चे सिपाही हैं, हमने देश के लिए अगर अपना लड़ाई लड़ी है तो उसके एवज में हमें कोई प्रतिफल उसका नहीं चाहिए। वो सच्चे देशभक्त थे और निश्चित रूप से आज हम देश के अंदर जो हम सब लोग हैं, आप सब लोग हैं, अगर हम देख रहे हैं तो ये ऐसे महापुरुषों की ही कुर्बानी का नतीजा है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को हम गणतंत्र हुए और आज जौनसार बावर जो कि एक जनजातीय क्षेत्र था, वहाँ के लोग बाहर निकलने में कितना संकोच करते थे ये आप भी जानते हैं, लेकिन आज उस जौनसार बावर क्षेत्र से तमाम ऐसे लोग हैं जो देश भर में अनेकों जगह पे सेवाएं दे रहे हैं, अनेकों जगहों पे कार्य कर रहे हैं। हमें भी फक्र होता है कि इस प्रकार के महापुरुष हमारे जौनसार बावर क्षेत्र के थे, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि किस तरीके से हम उनके नाम को आगे तक लेकर जाएं। अब दोनों जने आप लोग मिलके एक बात बताइए कि
वीर फुनको के बारे में आज जौनसार में क्या सोचते हैं लोग और किस तरह से उनका आदर और उनके प्रति लोगों का रुझान रहता है, आप दोनों लोग बता सकते हैं? जी देखिए सर, ऐसा है कि आज जौनसार बावर में जिस तरीके से जो शिक्षा है, आज शिक्षा बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में जा रही है। लोगों के पास पहले इतनी अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। उस वजह से चीज़ों को लोग नहीं समझ पाते थे। जौनसार बावर में फुनको जी के अलावा अन्य भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, केसी चंद जी रहे, और अभी हमने कलीराम ककाड़ी जी का जिक्र किया, और भी तमाम रहे, लेकिन वो नाम तब तक गुमनाम थे जब तक कि लोगों के सामने उनको लाया नहीं गया। आज क्षेत्र में लोगों को फक्र होता है। 10 अगस्त को जब हम स्मारक में जन्मोत्सव आयोजित करते हैं, आज से पहले जब हम आयोजित करते थे तो गिने चुने लोगों की संख्या होती थी, लेकिन 2010 से आज 2022 में हम पहुंच चुके हैं। तो 2010 में जो संख्या थी, आज वो संख्या सैकड़ों में होती है, और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि वो संख्या हजारों में होगी। और ये देशभक्ति का जो जज्बा है, ये हमें अपने जो युवा हैं उनके अंदर पैदा करना होगा। इसके लिए प्रत्येक उस जौनसार बावर के व्यक्ति का कर्तव्य है जो जौनसार बावर में निवास करते हैं और जो अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम करते हैं। आप लोगों ने वहाँ आदमकद मूर्ति बनाई है जी, उसके लिए आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया या किस तरह से उस मूर्ति को बनाया गया? देखिए सर, उसके लिए हमने अपने ही आपस में ही सहयोग किया। जितने भी हम समिति में पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने अपने स्तर से, और बाकी अन्य लोगों से भी हमने उसमें सहायता प्राप्त करने के लिए लोगों से कहा, तो लोगों ने हमारी सहायता की। और आज बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो हम लोगों को मदद करते हैं। कि आपने उनको देखा है, यदि नहीं देखा है तो उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से आप लोगों के सामने आई है? नहीं सर, मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। तकरीबन 1980 के आसपास में उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, और मेरा तो खुद का जन्म 1987 का है। और 87 के बाद मतलब हमने ये दुनिया देखी, और जब हमने अपना इंटर किया उसके बाद ही चीज़ों को समझ पाए हम भी। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य का विषय ये रहा कि मेरी शिक्षा हरिद्वार में हुई, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। उसके पश्चात जब हमने DAV PG कॉलेज की तरफ आकर के देखा, उनको की तरफ आप बताइए। ये उनकी हमने जो क्या कहते हैं उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर जो एसोसिएशन है, उससे हमने ये दस्तावेज निकलवाए हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये उनकी जीवनी है, और ये बाकायदा उसका जिक्र किया गया है जिसके तहत उनको ये सज़ा दी गई थी। ये DIR एक्ट है, धारा 38 व 34 के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया था, और ये इसमें बाकायदा दिया हुआ है जुर्माना उनके ऊपर 25 रुपये का जुर्माना किया गया था। 3 माह की कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। ये जुर्माना जब वो भुगत नहीं पाए तो 1 वर्ष का उनको अतिरिक्त कारावास दिया गया, और 13 जून सन 1941 को उनको अदालत के सम्मुख प्रस्तुत किया। उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। 19 जुलाई 1941 को उनको रिहा किया गया। और ये हम समिति के हमारे ये जो क्रियाकलाप है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने इसकी कटिंग संभाल के रखी हुई है। ये पहला कार्यक्रम है, इसमें यहाँ पे तारीख दी हुई है 3 मार्च 2010। ये सैया के अंदर हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। जौनसार बावर जन जागरूकता संस्था के द्वारा ये प्रथम कार्यक्रम सैया में आयोजित किया गया था, और यहीं से मुझे भी प्रेरणा मिली कि मुझे भी फुनको जी के लिए काम करना चाहिए। और तब से लेके आज तक निरंतर हम वीर फुनको स्मारक समिति में काम कर रहे हैं, और फुनको जी के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर छुमा देवी जी, आपको सब दर्शक सुनना चाहते हैं, दूरदर्शन के जितने भी दर्शक हैं आपको सुनना चाहते हैं, तो गांव में जैसे कोई अधिकारी आता था तो वो तो मिलता होगा आपके? अरे वो तो बहुत मिलते थे। कैसे, क्या बोलते थे? तो हाथ मिलाते थे तो ऐसे मिलते थे, जंपी देख। अच्छा, ऐसे नहीं कर जैसे अब करते हैं नमस्ते, हमने नमस्ते जी ना। अच्छा। तब मैं बोलती थी जब छोटी जी थी कि बाबा ये क्या कर रहे? बोला बेटा हमारा रीति रिवाज यही है, जब मिलते हैं तो हम ऐसे मिलते हैं, गले मिलते हैं। अच्छा। ये नहीं बोला होती जो सिर हिला दिया, नमस्ते करनी चाहिए बेटा। अच्छा। हाँ, तो तब अब हमें तो पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, हम न जानते नहीं। वो चारों डंगर पशु चुगाओ बोला, कुछ नहीं है। स्कूल नहीं थे उस समय गांव में? ना, गांव में नहीं थे स्कूल। अच्छा। गांव में नहीं थे, पर हमारी छानी है ना कालसी में। हाँ, कालसी में स्कूल थे। पर मेरे पिताजी बोलते थे मैं तो बलान पढ़ूं, पर मैं अपने लड़की को तो पढ़ाऊंगा, ये जरा पढ़ जाएगी तो ठीक है, और तो पढ़े नहीं। जज मीटिंग होती थी, कभी नकलो कभी दिल्ली। घर कम रहते थे? घर कम ही रहते थे हम। मैंने भी तब देख रखे थे, उस टाइम भी जरा ऐसे चलते थे बूढ़े। अभी एक बार आ रखी यहाँ पे
को के मार। हाँ, जन सेवा के कार्य की वजह से तो घर में तो समय आप समझ ही सकते हैं कि कितना समय वो दे सकते और थे। अरे 10 मिनट में वो भूल गई क्या नाम लेते, वहाँ मैं ब्याह रखी अपने पिताजी के साथ, कहाँ? यहाँ देहरादून में। अच्छा, पर वो ऐसा थोड़ी था, परेड मैंने ग्राउंड? तो अब देख हैं परेड ग्राउंड? जेके वहाँ की मीटिंग, नेता लोगों की मीटिंग होती थी। अच्छा। हाँ, मैं ब्याह रखी पर अच्छा। थी उस टाइम छोटी सी। अच्छा। और एक ऊपर जेल जहाँ तहसील है अच्छा। वहाँ पे भी जेलर साहब थे। अच्छा। उन्होंने कहा नेताजी आप कहाँ रखे? अच्छा। बोला अरे यार बड़ी बड़ी मुश्किल से हमारी मिलाई हुई, तब मिले। तब मैं बोला मन का बाबा ये क्या है ये अंदर? बोला ये जेलियर साहब है। बोल मैं भी जा रही अंदर देखने की। छोटी सी थी इतनी सी। अच्छा। तब गई अंदर, देखा उनके बाँ में हथकड़ी लगाई हुई और वहाँ काम कर रहे वो जिनको बंद कर रखा था। कारागार? अच्छा। हाँ, कारागार में से। कारागार गए? हाँ, यहाँ मैं ब्याह रखी पर आई मैं छोटी सी। जी। उस टाइम इतनी थी सी छोटी सी। अच्छा। वो कहते तू चल बेटा मेरे साथ। तो कैदियों से जूता नहीं लगाते थे मेरे पिताजी, नंगे पाँव? नंगे पाँव। गाँव चलते थे? अच्छा। हाँ, ये अब बात तो अपने अब बताई, इसकी तो हम पूछना चाह रहे थे। नंगे पाँव आते थे, जूता नहीं पहनते थे। जब वहाँ जाते थे नखलो, जब मीटिंग होती थी अच्छा। उस टाइम उसकी थी लकड़ी की खड़ो है, यहाँ से यूं गुट्ठा सा। अच्छा। हाँ, उसको पहनते थे? उसको पहनते थे। और नेतागिरी के कपड़े पहनते थे ये लंबे और सफेद टोप, खादी पहने उन्होंने। अच्छा। हाँ, अच्छा, और अपना सूट ये बात सुनिए, अपना सूट का कपड़ा गांधी जी के तमाम में कहते थे बेटा, गांधी जी ऐसे कहते हैं कि अपने हाथ से काटो सूट। तो मेरे पिताजी का भी घर पे चरखा ही था, गांधी जी का दिया हुआ। तब अच्छा। काटते रहते थे बेचारे। अच्छा। हाँ। तो अपने आप कपड़ा बनाते अपने आप? ओ आपको ही, पर जूता भी नहीं लगाया मेरे पिताजी ने। जिस समय वो आजादी की लड़ाई और में, जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो फिर हम देखते थे पिताजी यहाँ पे ये क्या हो रखा आपके? अच्छा। तो बोला अंग्रेज बोला हमारे 7-7 दर्जन लगाता था, बोला बेत की चपड़ा से। हाँ, मारते थे। बोला वो जो माफी मांगो। हाँ, कोड़ों के निशान? और सुई भी नहीं जाती थी। तब उन्हें बाबा पीर नहीं लगती। मैं बोला ना बेटा, जब बोला मारते तो तब बोला मैं कहते ना। एक जेलियर ने कहा तो हमारे पिताजी सुनाते बेचारे, हमने तो भाई देखा नहीं। तो वो कहते थे कि मैं तम्बाकू पी रहा था। तो वहां से बोला वो अंग्रेजों का सिपाही आया कि वो बोला आग लिया। जी। बोला क्यों पीता है इसके अंदर तम्बाकू? हाँ। बोला मैं तो पीऊंगा। और उसकी बोली पत्थर का था, बोला वो उसकी जला जिसे आग लगाते हो। हाँ। और अचकन बोलते हैं उसको, जौन सा ये। पिताजी के दाढ़ी बाड़े दिन तो किया। किसके? मेरे उसी जेलियर के। अंग्रेज? जिसने आपके वो- पिताजी ने? ओ इतना था वो, बहुत डरता तो मतलब अंग्रेज ने जब उनका विरोध किया हाँ। तो उन्होंने आग जलाई और उसी की दाढ़ी फूंक दी? होता वो जब है बंदा तम्बाकू क्यों पीता है? बोला यार, बोला मैं तो पीऊंगा। पीऊंगा। हाँ। हाँ, गांधी जी बेचारे बहुत वो करते थे। बोला उन्होंने कुर्बानी दी है। हाँ, और मजाक भी करते थे। और ना जैसे बच्चे है, जरा नेताजी क्या है, अरे हम नहीं ऐसा ऐसा राज नहीं है, सच्चाई करनी चाहिए। तो खूब जोर कर बोलो ना बेटा, बोला किसी की गलत वो नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, सारी बातें हमारे पास है। जब बाबा कोसो हाँ। कैसा ऐसा हुआ बेटा, ऐसा ऐसा हुआ, वो मारते थे, कहते थे माफी मांगो। और हमने बोला मांगी ना माफी पहले, बहुत बहुत। वो बेचारे शहीद हुए, भगत सिंह जी हुए शहीद, कितने हुए, तो वो सुनाते थे हमारे पास। जे वो भी हुए शहीद, वो भी हुए शहीद। तो हम बोलते थे कि पिताजी किसको शहीद बोलते हैं? अच्छा। भला उसको बोलते हैं जो फांसी लगाते हैं। हमारे पिताजी सुना देता। हमारे जब लग गए तो हमारे गांव के सब थे बाना खत के। तो बोला वो सियाना कहने लगा कि अरे यार इनके तो गले मिल रहे, फुनकू जी के तो गले मिल रहे, हमारे गले मिलते नहीं। अरे चलो छोड़ो पर। आपकी जो स्मारक समिति है, फुनकू स्मारक समिति आपने गठन किया है, उसका आगे का प्लान क्या है? देखिए आगे का प्लान तो यही है कि अभी जो सुविधाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को मिलनी चाहिए, उस और हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम बढ़ाओ। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनके परिवार को मिल सकें। और फुनकू स्मारक को हम और व्यवस्थित तरीके से, किस तरीके से वहाँ पर हम बना सकते हैं, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और क्षेत्र के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके माध्यम से हम लोगों में एक जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। वो काम भी हम निरंतर कर ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने अभी तक काम किया है उसको आगे भी इसी तरीके से हम करते रहेंगे।
आज हमारे साथ वीर फुनकू के परिजन आए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा छुमा देवी का, आपको उनकी छोटी धन्यवाद बेटी है। हाँ। और वीर फुनकू स्मारक समिति के प्रवक्ता ध्वजवीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुमनाम नायक हमारे फुनकू, वीर फुनकू रहे हैं और उनके परिजन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे हैं। अगले दिन हम किसी दूसरी कहानी को लेकर के आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।